इस बार मयंक भाटिया ने मना नहीं किया। अय्यर का घर अभी भी उनके घर से कुछ दूरी पर था। घर जाने में काफी समय लगेगा। कार से वापस जाना अधिक सुविधाजनक होगा। मयंक भाटिया को कार में बैठते हुए देखने के बाद जैस्मिन अय्यर ने उन गानों का अभ्यास किया जो उन्हें अधिकृत थे। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में लौट आई। उसने स्नान किया और खेल में प्रवेश करने के लिए गेम हेलमेट पहनने ही वाली थी कि उसे अचानक वह चरित्र डिजाइन पुस्तक याद आई जो मयंक भाटिया ने उसे सुबह दी थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने गेम हेलमेट को बिस्तर पर रख दिया और अपनी निगाहें अपने बैग में रखी किताब की ओर मोड़ ली। चूंकि उसने स्कूल में सुबह किताब पढ़ना समाप्त नहीं किया था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दिल में जिज्ञासा के साथ तीसरे पृष्ठ की ओर मुड़ गई। तीसरे पन्ने से पूरी किताब बदल गई। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई कहानी है। यह एक दोस्त द्वारा छुट्टी पर घसीटे जाने के बारे में था। हालांकि पुस्तक में पुरुष नायक शुरुआत में महिला नायक की धीरे से देखभाल कर रहा था, लेकिन एक रात के दौरान पुरुष और महिला नायक बहुत बड़े हो गए थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद जो हुआ वह दोनों का व्यवहार अधिक से अधिक आकर्षक हो गया। यह लगभग ऐसा था जैसे वे एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे। हालांकि मंगा के प्रमुख भागों को पवित्र प्रकाश द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि जिस तरह से उनके शरीर पुस्तक में आपस में जुड़े हुए थे, उससे वो अनुमान लगा सकती थी कि किस तरह की साजिश चल रही थी। ये क्या है? जैस्मिन अय्यर का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने ताली बजाई और जल्दी से किताब बंद कर दी। किताब में कहानी को समझने के बाद जैस्मिन अय्यर का नाजुक चेहरा, जिसमें उनके कान के लोब भी गर्म हो गए। ओह, मयंक भाटिया ने इस बार गलत समझा होगा। ये याद करते हुए कि कैसे उसने कहा था कि सुबह किताब अच्छी थी, जैस्मिन अय्यर के हाथ बेडशीट को कसकर पकड़ लेने से खुद को नहीं रोक सके। वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी। एक पल की चुप्पी के बाद जैस्मिन अय्यर ने बिस्तर पर किताब पर नजर डाली। फिर वो दरवाजे के पास गई और उसे बंद कर दिया। वो चुपचाप बिस्तर पर लौट आई और फिर से किताब उठाई। ठीक है, कम से कम ये मेरे चरित्र डिजाइन के साथ तैयार किया गया था। मुझे इसे पढ़ना समाप्त कर देना चाहिए, जैस्मिन अय्यर ने मन ही मन सोचा। दरअसल उन्हें लगा कि मयंक भाटिया मंगा के बारे में बात कर रहे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह की किताब होगी। जब से वह एक बच्ची थी, यह पहली बार थी जब वह एक प्रसिद्ध कॉमिक बुक के संपर्क में आई थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर की सामग्री ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया का द्वार खोल दिया है। हालांकि अंदर कुछ भद्दा सामान था, फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे एक एक करके पन्ने पलटते रहने के लिए प्रेरित किया। समय तेजी से बीतता गया। जैस्मिन अय्यर का चेहरा लाल और लाल हो गया। उसका शरीर भी गर्म होने लगा। उसकी सांस भी तेज हो गई। वो केवल 5 मिनट से भी कम समय के लिए बनी रही, इससे पहले कि उसने जल्दी से किताब बंद कर दी। मयंक भाटिया, आपने जानबूझकर ऐसा किया। जैस्मिन अय्यर का सुंदर चेहरा लाल था क्योंकि उसने किताब को बुकशेल्फ के एक छिपे हुए डिब्बे में रख दिया था। उसने नफरत से सोचा कि उसे कल मयंक भाटिया को सबक सिखाना चाहिए। हालांकि जब उसने अभी-अभी किताब में पुरुष प्रधान के बारे में सोचा, तो जैस्मिन अय्यर को लगा कि वो बहुत परिचित है। ऐसा लग रहा था कि उसने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर से जांचने के लिए किताब निकाल ली। अचानक उसे एहसास हुआ, अरे, क्या यह मयंक भाटिया नहीं है? मयंक भाटिया ने किताब नहीं देखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिली जेम्स उसे जैस्मिन अय्यर की किताब में पुरुष प्रधान के रूप में आकर्षित करेगी जब उसने उसे चर्च गेट में देखा। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने मयंक भाटिया को अपने घर भेज दिया। कार से बाहर निकलने और ड्राइवर को धन्यवाद देने के बाद मयंक भाटिया ने ड्राइंग टूल को कार से दरवाजे तक ले जाया। मयंक भाटिया ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली तभी उसे ऊपर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मायरा की अनोखी फ्लोर लैंग्वेज सुनकर
मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दरअसल जब वह स्कूल में था तो उसने मायरा को एक संदेश भेजा और उससे कहा कि वह देर से वापस आएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर से वापस आएगा। ऐसा लग रहा था कि देरी के कारण मायरा को भी भूख लगी है। क्षमा करें मायरा, कुछ चीजों की वजह से मैं देर से वापस आया। मैं अब खाना बनाना शुरू कर दूंगा, मयंक भाटिया ऊपर चिल्लाया। फिर वो ड्राइंग टूल्स और स्कूल बैग घर में ले आया और जल्दी से बर्तन तैयार करने के लिए रसोई में लौट आया। कुछ ही समय बाद सुगंधित सुनहरे तले हुए चावल के 2 कटोरे और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस तैयार था। उसने मायरा के दरवाजे के सामने बर्तन रख दिए। दरवाजा खटखटाने और मायरा को याद दिलाने के बाद मयंक भाटिया राहत के साथ नीचे चला गया। पेट भरने के लिए बनाए गए व्यंजन खाने के बाद वो अपने कमरे में लौट आया। जब वह अपने कमरे में लौटे तो मयंक भाटिया ने उस किताब का प्लॉट लिखा जिसके बारे में लिली जेम्स ने उन्हें बताया था। उन्होंने इस पुस्तक का कथानक पहले भी कुछ बार पढ़ा था, इसलिए उन्हें यही याद रहे। उसे इसके बदले में फैंटेसी पॉइंट्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। प्लॉट लिखने के बाद मयंक भाटिया ने नारा लाइन के मंगा को खींचने के लिए नए खरीदे गए ड्राइंग टूल का इस्तेमाल किया और फिर चित्र को सहेज लिया। ये सब करने के बाद मयंक भाटिया ने वो ईमेल भेजा जो लिली जेम्स ने उन्हें म्यूरा के मंत्री को दिया था। फिर उन्होंने अपने द्वारा बजाए गए पियानो संगीत और एम्प्टी फैट के एनीमे ओपी को उन्हें भेजा। हालांकि इसे भेजने के कुछ ही समय बाद उन्हें म्यूरा के मंत्री से एक मित्र अनुरोध प्राप्त हुआ। मयंक भाटिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया। म्यूरा मंत्री के उत्तेजित स्वर को सुनकर मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। आप कितने उत्साहित हैं! आप केवल टाइप कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं, लेकिन आप आवाज का उपयोग कर रहे हैं। आप कितने चिंतित हैं! क्या आप नहीं जानते कि आप मायरा को परेशान करेंगे? क्या आप कह रहे हैं कि वह आपकी बहन नहीं है? मयंक भाटिया अवाक रह गए और उन्होंने जवाब दिया, इतना उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है म्यूरा के मंत्री। कुछ ही समय बाद म्यूरा के मंत्री ने एक क्षमा प्रार्थी संदेश भेजा। मुझे क्षमा करें, मैं इतना अच्छा पियानो और मूल गीत सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूं। इसके अलावा काशी हैदरी सेंसे ने कहा कि आप गेम का बीजीएम तैयार करेंगे। तो ये संगीत स्कोर भी आपने लिखे थे मयंक भाटिया, है ना? दरअसल ये पियानो गाने खुद मयंक भाटिया ने नहीं लिखे थे। ये सिर्फ इतना था कि उनके पास खाली भाग्य के साथ आने वाले संगीत स्कोर के आदान प्रदान करने की प्रणाली थी। मयंक भाटिया ने बिना शर्माए कहा, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा, निश्चित रूप से मयंक भाटिया को आमंत्रित करने में सक्षम होना हमारे गेमिंग विभाग के लिए सम्मान की बात है। ये गाने बहुत अच्छे हैं। खेल की कहानी के साथ जोड़ा गया उदास राग बस त्रुटिहीन है। यहां तक कि अगर खेल को इस संगीत के साथ जोड़ा जाता है तो ये एक उत्कृष्ट कृति बन जाएगा। स्क्रीन के पार म्यूरा के मंत्री कंजूस नहीं थे क्योंकि उन्होंने मयंक भाटिया को एक संदेश भेजा। चूंकि ये खेल के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए मुझे राहत मिली है। मैसेज भेजने के बाद मयंक भाटिया थोड़ा मुस्कुराए। वास्तव में यह मयंक भाटिया की उम्मीदों के भीतर भी था। मूल रूप से एम्प्टी फैट खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन खूबसूरत पियानो धुनों पर निर्भर था। यहां तक कि दूसरी दुनिया में भी खाली भाग्य के लिए मूल पियानो धुनों की तुलना में अधिक उपयुक्त बीजीएम नहीं था। हालांकि जैसे ही मयंक भाटिया ने सोचा कि वह सफल हो गया है और खेल में प्रवेश करने के लिए गेमिंग हेलमेट पहनने वाला है, म्यूरा के मंत्री का संदेश फिर से आया। मयंक भाटिया, आपको क्या लगता है कि खेल खाली भाग्य को कितने में बेचा जाना चाहिए? म्यूरा के मंत्री के सवाल ने मयंक भाटिया को हैरान कर दिया। मूल रूप से मूल कला, पाठ और संगीत के अलावा, जिसके लिए उनकी और लिली जेम्स की मदद की आवश्यकता थी, बाकी को गेमिंग विभाग द्वारा पूरा किया गया था। यहां तक कि गेम की कीमत भी गेमिंग विभाग द्वारा निर्धारित की गई थी।
लेकिन अब जब म्यूरा के मंत्री ने उनसे पूछने की पहल की, तो ये स्पष्ट था कि वह उन्हें गेमिंग विभाग के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मानते थे और उन्हें मंत्री के रूप में बोलने का समान अधिकार था। बेशक, मयंक भाटिया भी गेमिंग विभाग में शामिल हो सकते हैं। वो उस खेल को कैसे हरा नहीं सकता था जिसे ब्लैक कैट ने कचरा कहा था। एक ऐसा खेल जिसे तब तक साफ किया जा सकता था जब तक कि कोई बग का इस्तेमाल करता था। बेशक, मयंक भाटिया जब म्यूरा के सवाल की बात आई तो वो थोड़ी दुविधा में थे। दरअसल, उनके पूर्ववर्ती ने वास्तव में 18X प्रिटी गर्ल गेम नहीं खेले थे और पिछली बार जब वो चर्च गेट पर गए थे तो उन्होंने 18X प्रिटी गर्ल गेम्स की सही कीमत पर पूरा ध्यान नहीं दिया था। ये कहा जा सकता है कि वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह की दुनिया थी। म्यूरा के मंत्री, आपको क्या लगता है कि खेल की सामान्य कीमत कितनी होनी चाहिए? मयंक भाटिया ने पहले म्यूरा के मंत्री से पूछने का फैसला किया। आखिरकार, म्यूरा गेमिंग विभाग के प्रमुख थे और उन्हें उनसे डेटिंग गेम की गहरी समझ थी। भारत में मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार सबसे सस्ते 18X डेटिंग गेम की कीमत 10,000 रुपए से अधिक है। सामान्य कीमत लगभग 15,000 से 20,000 रुपए है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से हमारे खेल में काशी हैदरी की मूल कला और इतने सुंदर पियानो के टुकड़े का उपयोग किया गया था। कीमत और भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। निश्चित रूप से एक खेल की कीमत पिछली दुनिया की कीमत से निर्धारित नहीं की जा सकती थी। तभी मयंक भाटिया को समझ में आया, इस दुनिया में भारतीय एसईजी संस्कृति बेहद लोकप्रिय थी और गैलेक्टिक खेलों की कीमत आसमान छू रही थी। हर खेल उनकी पिछली दुनिया में भारतीय खेलों की तुलना में बहुत अधिक महंगा था और कुछ 2 बार से भी अधिक महंगे थे। इस युग में केवल अमीर ही मूर्तियां और खेल खरीद सकते थे। इस समय म्यूरा के मंत्री ने एक और संदेश भेजा। उदाहरण के लिए, मूर्ति गायक आईसी स्नो के साथ डेटिंग गेम 30,000 रुपए की कीमत पर पहुंच गया। एक मूर्ति गायक के गीत की कीमत बढ़ गई। मयंक भाटिया एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें मूर्ति गायक आईसी स्नो की परवाह नहीं थी। लेकिन वास्तव में अगर वो अपने खेल को पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका बनाना चाहता था तो उसे खेल की कीमत कम करनी होगी। फिर बिक्री स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, मौजूदा बाजार में गेम की कीमत को सबसे कम कीमत पर कम करना, जो इस दुनिया में 10,000 रुपए था, गेम खरीदने के लिए बहुत से लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन इस तरह मुनाफा बहुत कम होगा। खेल की 3 प्रतियां बेचना उतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि खेल की एक प्रति बेचना। यह बेहद मुश्किल था। आखिरकार, यह एसईजी संस्कृति का युग था। यहां तक कि गेम बनाना भी सस्ता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने और लिली जेम्स ने मुनाफे का एक हिस्सा लिया, लेकिन खेल उत्पादन विभाग को भी धन की आवश्यकता थी। खेल को बेचने से सामग्री, श्रम और करों की लागत में कटौती करने के बाद बहुत कुछ नहीं बचा था। बेशक, पिछले मिशन की तरह गेम की बिक्री 50,000 तक पहुंचनी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि गेम एक सप्ताह में 50,000 बिक्री तक पहुंच सकता है, बल्कि एक साल में कुल बिक्री तक पहुंच सकता है। इसलिए एक सप्ताह की बिक्री की तुलना केवल अन्य खेलों की बिक्री से की गई। बेशक, यह बिक्री एक्स मूल्य की गणना थी। खेल पुरस्कार के स्वामित्व को निर्धारित करने के लिए अंतिम लाभ की गणना की जाएगी। इसलिए वास्तव में पैसा बनाने के लिए खाली भाग्य को प्रीमियम मार्ग पर ले जाने का एकमात्र तरीका था। प्रीमियम का अर्थ बहुत सरल था। यह आधिकारिक और सावधानीपूर्वक बनाई गई मूर्तियों की तरह था। अपने पिछले जीवन में मूर्तियों को ब्लैक हेलेस और स्काहा द्वारा सावधानीपूर्वक बनाया गया था। मूर्तियों को व्यवस्थित तरीके से चरण दर चरण पूरा किया गया। 20,000 रुपए की कीमत ओटाकस को पागल बनाने के लिए पर्याप्त थी। कुछ लोगों को तो खुशी भी हुई कि 15,000 रुपए में मिल गया। लेकिन अगर यह मशीनों द्वारा बनाया गया पायरेटेड संस्करण होता तो यह कुछ 100 रुपए में नहीं बिकता था। अंत में बड़ी संख्या में मूर्तियां दांव पर लगाई गई। डेटिंग गेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शैली थी।
इसे अन्य खेलों से बेहतर होना था। शैली उत्कृष्ट थी, संगीत सुंदर था, कहानी आकर्षक थी, गेम प्ले सहज था, और इसी तरह शैली के संदर्भ में उदाहरण के लिए लिली जेम्स का मंगा उत्तम था। संभवतः जिस दिन खेल जारी किया गया था, कम से कम लिली जेम्स की प्रतिष्ठा कुछ पाठकों को आकर्षित करेगी। इस दुनिया में जहां कई सिस्कॉन गेम नहीं थे, स्काई फेरी का नाजुक और सुंदर चरित्र अधिकांश ओटाकस का ध्यान आकर्षित करेगा। मयंक भाटिया की पिछली दुनिया में एनिमे देखने वाले लगभग हर कोई स्काई फेरी के बारे में जानता था। यहां तक कि जो लड़कियां कॉस्प्ले पसंद करती थी, वे स्काई फेरी के रूप में कॉस्प्ले करना पसंद करती थी। एम्प्टी फैट के संगीत के लिए इसे प्रीमियम भी माना जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, सिस्कॉन प्रशंसकों की नजर में एक उत्कृष्ट कृति। तो एक मायने में खेल की कीमत अभी भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही मयंक भाटिया ने म्यूरा के मंत्री को एक संदेश भेजने का फैसला किया, अचानक उसके दिमाग में हत्सुने की आवाज गूंज उठी। 40,000 रुपए। मयंक भाटिया हत्सुने की कीमत से चौंक गए थे। सच कहूं तो वह कहना चाहते थे कि वह इस गेम को 30,000 रुपए में बेचने जा रहे हैं। आखिरकार म्यूरा ने जो खेल कहा कि लोकप्रिय मूर्ति बिंगवू ने गाया था, वो केवल 30,000 रुपए में बेचा गया था। उसने कीमत बहुत अधिक बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हत्सुने 10,000 रुपए की कीमत बढ़ा देंगे। हत्सुने, क्या ये कीमत बहुत अधिक नहीं है? एक पल के लिए झिझकने के बाद मयंक भाटिया ने हत्सुने से टेलीपैथिक रूप से बात करने की कोशिश की। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में कौंध गया, चुइन की आवाज फिर से सुनाई दी। भाई, इसकी चिंता मत करो। वास्तव में फ्री ऑफ फेट एक प्रेम खेल है जो आला से संबंधित है। ये सिस्कॉन को संतुष्ट करने के लिए मौजूद है। उदाहरण के लिए, सिस्टर स्काई आपके पिछले जीवन में सबसे लोकप्रिय एनीमे पात्रों में से एक था। इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्कॉन गेम नहीं हुआ है जो शीर्ष पर पहुंच सके। तो प्यारी सिस्टर स्काई 40,000 रुपए की कीमत तक पहुंच सकती है। ये मत भूलो कि लिली जेम्स ने सिस्टर स्काई को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। मीजो गेम खेलने वाले अधिकांश लोग सुंदर एनीमे पात्र देखना चाहते हैं। वास्तव में ये खेल केवल इसलिए है क्योंकि भाई प्रसिद्ध नहीं है, अन्यथा मैं कीमत 50,000 रुपए से ऊपर निर्धारित कर देता। मैं अब समझ गया। चुइन, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि खेल के आला बाजार के कारण कीमत बढ़ाई जाएगी। सिस्कॉन गेमर्स केवल अंतिम सिस्कॉन गेम का पीछा करेंगे और कीमत की परवाह नहीं करेंगे। वे इस खेल को सिस्कॉन गेम के शिखर पर धकेल देंगे। मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। भाई, ये मत भूलो कि ये दुनिया आपके पिछले जन्म में एसीजी संस्कृति की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय है। हत्सुने की बहुत गंभीर आवाज आई। आपकी पिछली दुनिया की तरह एक खेल की उच्चतम कीमत 10,000 रुपए थी और बिक्री अधिकतम 1,00,000 रुपए थी। यहां तक कि अगर ये 30,000 रुपए है तो ऐसे खेल हैं जो 3,00,000 प्रतियां बेचते हैं। इसलिए एक डेटिंग सिम गेम जो 1,000 से कम प्रतियां बेचता है, उसे केवल एक दोषपूर्ण उत्पाद कहा जा सकता है। एम्प्टी फैट जैसे सिस्कॉन गेम के लिए कीमत बढ़ाने पर भी बिक्री बहुत कम नहीं होगी। चिंता मत करो भाई, सभी सिस्कन इस खेल का इंतजार कर रहे हैं। क्या सिस्कॉन सभी इसका इंतजार कर रहे हैं? यह सुनकर लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे सिस्कॉन हैं। हत्सुने के यह कहने के बाद मयंक भाटिया ने कितना भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो गया है। स्तरे गेमिंग प्रतिभा एक घोटाला है। यदि वह और अधिक पूछना चाहता है तो वह केवल खेल में प्रवेश कर सकता है। बेशक चुइन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा वाक्य कहने में सक्षम होने के लिए यह पहले से ही बहुत उपयोगी था। निर्देशक, खेल की कीमत बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दो। चुइन के निर्देशानुसार मयंक भाटिया ने अपने फोन पर टाइप किया। 40,000। मयंक भाटिया की पिछली प्रतिक्रिया की तरह ही म्यूरा के मंत्री भी हैरान रह गए थे। जल्द ही उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा
मयंक भाटिया, क्या 40,000 रुपए बहुत महंगा नहीं है? क्या लोग इसे खरीदेंगे? हाँ, ये एक आला सिस्कॉन गेम है। इसके अलावा काशी हैदरी की पेंटिंग शैली उत्तम है और म्यूरा के मंत्री ने सिर्फ संगीत सुना। इसे देखते हुए खेल पसंद करने वाले सिस्कॉन के लिए कीमत निश्चित रूप से अधिक नहीं है। मयंक भाटिया केवल अपनी राय और हत्सुने के प्रभाव की व्याख्या कर सकते थे कि वह म्यूरा के मंत्री को कीमत के साथ एक आला खेल को शिखर पर ले जाने का प्रभाव है। ब्लैक कैट के अनुसार गेम रिसर्च क्लब ने एक उत्कृष्ट खेल नहीं बनाया। यदि उन्होंने समझाया नहीं, तो म्यूरा के मंत्री, जो बहुत चौंक गए थे, स्वाभाविक रूप से कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो कई बार एक दीवार से टकरा गया। वो लौह पुरुष नहीं था, वो दर्द से डरता था। मयंक भाटिया का स्पष्टीकरण सुनने के बाद म्यूरा के मंत्री कुछ मिनटों के लिए चुप रहे और अंत में एक संदेश भेजा। ठीक है, तो हम मयंक भाटिया के फैसले का पालन करेंगे। वैसे भी खेल विभाग ने एक अच्छा खेल नहीं बनाया है। इस बार मैंने विशेष रूप से काशी हैदरी को एक बेस्ट सेलिंग गेम बनाने के लिए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया इस गेम के लिए इतना शानदार गेम टेक्स्ट और बीजीएम लिखेंगे। फिर हम कड़ी मेहनत करेंगे और इस खेल को इस साल का सर्वश्रेष्ठ खेल बनाएंगे। आइए इसे 40,000 रुपए की ऊंची कीमत पर बेच दें। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। यह वाक्य भेजने के बाद मयंक भाटिया ने अपना फोन रख दिया। म्यूरा मंत्री के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बाहर जाने की योजना बना रहा है। आखिरकार पहले बहुत अधिक बिक्री नहीं हुई थी, इसलिए वह इसे आजमा सकता है। बेशक मयंक भाटिया ने नहीं सोचा था कि हत्सुने उन्हें धोखा देंगे। एक सिस्टम योगिनी के रूप में हत्सुने उसे फंतासी अंक खर्च किए बिना दुकान से चीजें खरीदने नहीं दे सकता था, लेकिन वह दो दुनियाओं की चीजों से बहुत परिचित थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास 40,000 रुपए में बेचने के लिए कहने के अपने कारण थे। अगले दिन मयंक भाटिया सुबह सुबह मंगा विभाग में आए। आखिरकार उसने कल लिली जेम्स से वादा किया था कि वह कथानक लिखेगा और उसे दे देगा। आप आखिरकार यहां हैं, मयंक भाटिया। जैसे ही वह मंगा विभाग में गया, लिली जेम्स, जो सिस्टर क्यूओं के चरित्र को चित्रित करने वाली कुर्सी पर बैठी थी, ने रोक दिया कि वह क्या कर रही थी और दरवाजे पर मयंक भाटिया की ओर अपनी निगाहें घुमाई। मुझे मत बताओ कि तुम यहां लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे हो। मयंक भाटिया ने अपना बैग कुर्सी पर रखा और लिली जेम्स की ओर देखा, जिसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से पूछा, गलत, मैं स्कूल का गेट खुलने के बाद से यहां हूं। ऐसा कैसे है कि आप खेती करने के बाद भी ऊर्जावान हैं? मयंक भाटिया युवा लिली जेम्स के प्रति थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। यहां तक कि अगर वह एक स्तर एक खेल प्रतिभा के लिए आदान प्रदान करता था, तो हर दिन खेती करना इतना थका देने वाला था कि उसे थोड़ी देर के लिए कक्षा में सोना पड़ता था। वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि लिली जेम्स हर दिन इतनी ऊर्जावान कैसे हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उपन्यास से इतना प्यार करती थी कि वह इसके बिना नहीं रह सकती थी? मयंक भाटिया ने किताब का पाठ मेज पर रखा और कहा, ले, उपन्यास का कथानक जो आप चाहते थे। केवल पहला खंड। लिली जेम्स ने स्क्रिप्ट पर एक नजर डाली जिसमें केवल कुछ पृष्ठ थे और आश्चर्य से पूछा, बेशक, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो क्या मैंने इसे व्यर्थ में नहीं लिखा होगा? इसके अलावा एक खंड का कथानक आपके लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है ना? लिली जेम्स के लिए आधे महीने से अधिक समय तक बेचने के लिए एक खंड का प्लॉट पर्याप्त था। यदि लिली जेम्स ने इस पार्ट को चुना, तो वह बाकी लिख सकता था। यह समझ में आता है, लेकिन एक मूल उपन्यास का कथानक लोगों को खुद को रोकने में असमर्थ बनाना है। जब तक पहला खंड काफी आकर्षक है, तब तक बाद के संस्करणों की बिक्री बहुत कम नहीं होगी। लिली जेम्स ने उपन्यास पर एक नजर डाली और थोड़े संदेह के साथ कहा, महिला प्रधान को क्यों यू एली कहा जाता है? फिर लिली जेम्स ने उत्सुकता से पाठ के माध्यम से जल्दी से फ्लिप किया। कथानक को पढ़ने के बाद
लिली जेम्स के चेहरे पर खुशी का संकेत दिखाई दिया। उसने मयंक भाटिया को अंगूठा दिया और प्रशंसा की। बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि आप एक उपन्यास भी बना सकते हैं। एक उपन्यास की तुलना में मैं कुछ उचित कॉमिक्स बनाना पसंद करूंगा। मयंक भाटिया बैठ गए। वास्तव में अगर लिली जेम्स को इसकी आवश्यकता नहीं थी और वह इसे उसके साथ साझा करना चाहती थी, तो वह वास्तव में अपने पिछले जीवन से इस उत्कृष्ट कृति को निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। लिली जेम्स ने मयंक भाटिया पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, बेशक मैं उचित कॉमिक्स बनाना चाहती हूं, लेकिन मैं उस तरह की सामग्री नहीं लिख सकती। इससे पहले कि मैं अपनी शैली बदलूं, एक बफर होना चाहिए। तो फिर इस उपन्यास के कथानक को बफर के रूप में उपयोग करने के बारे में कैसे? बेशक। लिली जेम्स ने क्यू एली के चरित्र डिजाइन को ध्यान से पढ़ा और ड्राइंग बोर्ड पर ध्यान से चित्र बनाना शुरू कर दिया। एली की खूबसूरत और सुंदर आकृति धीरे धीरे उसके ब्रश के नीचे दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपरी शरीर को खींचना समाप्त किया, लिली जेम्स दंग रह गई, क्योंकि उसकी हरकतें बंद हो गई। उसके हाथ का ब्रश डोंग ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गया। बैंड एक सफेद हथेली मेज पर पटक दी। मयंक भाटिया चौंक गया। वो मुड़ा और देखा कि लिली जेम्स गुस्से से उसे घूर रही है। लिली जेम्स अपने हाथ में दर्द के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी। उसकी नीली आंखें आंसुओं से चमक रही थी, क्योंकि क्यू एली का चरित्र डिजाइन उसके लिए आकर्षित करने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने अपने दांत पीस लिए और शर्म और गुस्से से मयंक भाटिया की ओर देखा। आपने मेरे चरित्र डिजाइन के आधार पर क्यू एली को आकर्षित किया, है ना? हूं। लिली जेम्स की बातों ने मयंक भाटिया को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। उसने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। अपने पिछले जीवन में प्रसिद्ध एली को लिली जेम्स द्वारा कैसे बुलाया जा सकता है? उसने अवचेतन रूप से अपनी टकट की ड्राइंग बोर्ड की ओर घुमाई और डबल पोनीटेल के साथ गोरा एली को देखा। उसने अवचेतन रूप से जमीन पर ब्रश उठाया और ध्यान से कानों से काले रिम वाले चश्मे की एक जोड़ी खींची। इसके बाद मयंक भाटिया भी दंग रह गए। राजेंट नोटिस, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये पुस्तक कल दोपहर के आसपास प्रकाशित होने जा रही है। खांसी खांसी दोडी देवी के लिए सभी के प्यार को दिखाने का समय आ गया है। जब से चीनी नव वर्ष के बाद से मैं आधे साल के लिए पूर्णकालिक लिख रहा हूं और सिल्वर फ्लैश ने 3 किताबें लिखी हैं। अंत में मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। कितना बदकिस्मत। उदाहरण के लिए, महिला कपड़ों की घटना के संबंध में मैं वास्तव में आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं अब महिला कपड़े भी नहीं खरीद सकता। 233। लेकिन सिल्वर फ्लैश वास्तव में उन सभी को धन्यवाद देना चाहता है जिन्होंने इस पुस्तक को शुरू से अंत तक समर्थन दिया। आप लोगों के बिना सिल्वर फ्लैश अब तक नहीं चलता। ये किताब एक कहानी की तरह है जिसे मैं हर किसी को बता रहा हूं। जब तक हर कोई इसे सुनने के लिए तैयार है, सिल्वर फ्लैश खुश होगा। मैं वास्तव में कल दोपहर के लिए सदस्यता और मासिक टिकटों के लिए भीख मांग रहा हूं। हर कोई सिल्वर फ्लैश वास्तव में दोडी दुनिया को पसंद करता है। मैं कोमल यासना, सुंदरे लिली जेम्स, प्यारी लड़की मायरा को दिखाना चाहता हूं। साथ ही सीनियर्स और अहोगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, मैं उनके बारे में एक अलग कहानी लिखना चाहता हूं। इसके लिए सिल्वर फ्लैश हर दिन दोपहर से रात 11 बजे तक लिखता रहा है। मैं वास्तव में थक गया हूं और मैं थोड़ा प्रोत्साहन मांगना चाहता हूं। ये देखते हुए कि किडियन में इस तरह की कई धारावाहिक पुस्तकें नहीं हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये शैली लोकप्रिय हो, तो मुझे इस शैली को जारी रखने के लिए सभी की मदद की आवश्यकता है। इसके अलावा ये आखिरी बार है जब मैं सिफारिश टिकट मांग रहा हूं। अपने सभी अनुशंसा टिकट मुझ पर फेंक दो, हर कोई। साथ ही पुस्तक सूची। क्या आपका क्या मतलब है कि हम एक जैसे दिखते हैं? यह स्पष्ट है कि आपने जानबूझकर मेरी छवि में एक कहानी लिखी है। अली के चेहरे पर मयंक भाटिया द्वारा खींचे गए काले रंग के चश्मे को देखकर लिली जेम्स ने गुस्से में मयंक भाटिया का कॉलर पकड़ लिया।
जब उसने सोचा कि कैसे उसने मयंक भाटिया के कथानक पर नियंत्रण की प्रशंसा की थी, तो वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी। उसने वास्तव में उसे उपन्यास की महिला प्रधान के रूप में आकर्षित किया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? आप ही थे जिन्होंने मुझे कथानक लिखने के लिए कहा था। मैं सिर्फ एक सुंदर चरित्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसे अपनी तरह आकर्षित करेंगे। मयंक भाटिया ने बेब्सी से हाथ फैलाए। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लिली जेम्स के समान दिखेगी। तो आपका मतलब है कि अली और मैं एक दूसरे की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन मैंने अली को अपने जैसा दिखने के लिए आकर्षित किया। लिली जेम्स ने गुस्से से मयंक भाटिया को अपनी खूबसूरत नीली आंखों से घूरकर देखा। उसने चरित्र डिजाइन पुस्तक ली और अपने चरित्र के विवरण की ओर इशारा करते हुए कहा, मयंक भाटिया, देखो, अली के बाल मेरे जैसे ही सुनहरे हैं। मयंक भाटिया का चेहरा लाल हो गया। क्या संयोग है। हाँ, अधिक संयोग यह है कि अली की आंखें भी नीली हैं। लिली जेम्स ने एक दुखी चेहरे के साथ जारी रखा, वो मेरे जैसी ही है। मयंक भाटिया का माथा ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। संयोग? ये सब एक संयोग है। इससे भी अधिक संयोग यह है कि अली का फिगर भी खूबसूरत है, लगभग मेरे समान। लिली जेम्स ने गुस्से में मयंक भाटिया का कॉलर पकड़ लिया। उसका नाजुक चेहरा मयंक भाटिया से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, तुम अब भी कहते हो कि तुमने इसे मेरे चरित्र के आधार पर नहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं। मयंक भाटिया ने चारों ओर नजर डाली और अंत में एक ऐसा चरित्र पाया जो चरित्र डिजाइन पुस्तक में लिली जेम्स से अलग था। उसने मासूमियत से कहा, देखो, वो लगभग डी है। तुम्हारे बारे में क्या? लिली जेम्स अवाक थी। एक पल की चुप्पी के बाद लिली जेम्स ने अपना सिर नीचे किया और उसके सीमित संसाधनों को देखा। फिर उसने एली के विवरण को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कि वो किसी भी क्षण काला हो सकता है। ये भयानक रूप से उदास था। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गई और मयंक भाटिया की पीठ तुरंत ठंडे पसीने की परत से ढक गई। भले ही ये एक गर्म दिन था, फिर भी वो लिली जेम्स की आंखों में हड्डी को ठंडा करने वाले जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। इसके बाद जो हुआ वो योरी की बड़े करीने से बंधी जुड़वा पोनीटेल से हमलों की एक श्रृंखला थी। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, है ना? आपने न केवल मेरे चरित्र के आधार पर स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि आपको मेरे स्तनों का मजाक उड़ाने का अवसर भी मिला। मयंक भाटिया की आंखें मुलायम सुनहरे बालों से भर गई और उनके शैम्पू की खुशबू ने उनके गालों पर थपथपा लिया, यहां तक कि वह थप्पड़ से थोड़ा चकित था। हालांकि इस तरह का पोनीटेल हमला उसके खिलाफ बेकार था। दो पोनीटेल के बीच की खाई का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से बाहर पहुंचा और लिली जेम्स की पोनीटेल पकड़ ली। उसने मासूमियत से कहा, शांत हो जाओ, लिली जेम्स। वास्तव में आपने मुझे गलत समझा है। मुझे जाने दो। लिली जेम्स ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। मयंक भाटिया के पास उसके बालों को खींचने से रोकने के लिए उसकी पोनीटेल पर अपनी पकड़ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, ये बहुत अच्छा लगा। लिली जेम्स ने मयंक भाटिया को गुस्से से घूर कर देखा। मूल रूप से मयंक भाटिया के खाना पकाने के कौशल और हल्के उपन्यास के पाठ के कारण उनके मन में मयंक भाटिया के लिए सम्मान का एक नया स्तर था। लेकिन इस आदमी ने वास्तव में जानबूझकर उसे चिढ़ाने की हिम्मत की। लिली जेम्स ने नाखुशी से कहा, यह किरदार मूल रूप से मैं था। मैंने आपको कैसे गलत समझा? ये सही है। दरअसल ये किरदार वास्तव में आपके किरदार पर आधारित था। हालांकि मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि एली लिली जेम्स के समान दिखेगी, लेकिन वो बस प्रवाह के साथ चले गए, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि लिली जेम्स नाराज नहीं थी। उसने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा, फिर लिली जेम्स ने अय्यर को महिला प्रधान के रूप में क्यों आकर्षित किया? ओह,
लिली जेम्स को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया अचानक से ऐसा सवाल पूछ लेंगे। उसने अपनी आंखें खाली कर ली और फिर अपने चेहरे पर एक ब्लश के साथ अपना सिर घुमा लिया। वो फुसफुसाई, बेशक ये जैस्मीन है। स्कूल की खूबसूरत युवा महिला के रूप में उसका फिगर और स्वभाव त्रुटिहीन है। इसके अलावा उसके स्तन एक नए प्रकार की महिला नेतृत्व के लिए बहुत उपयुक्त है। तो मैं नहीं करूंगा। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए लिली जेम्स की ओर देखा। वो अपनी प्रशंसा में कंजूस नहीं था। एक पुस्तक और उपन्यास में एक चरित्र के रूप में एक त्रिआयामी लड़की को चित्रित करना मूल लेखक की उसकी पुष्टि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप, लिली जेम्स। जब भी मैं एक गर्वित और सुंदर चरित्र के बारे में सोचता हूं, तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपके चरित्र के बारे में सोचता हूं। क्या यह सही नहीं है? मत भूलो, स्कूल में लड़कों की नजर में आप द्विआयामी उपन्यास की प्यारी महिला प्रधान है। तो तुमने मुझे अपने दिमाग में उस भद्दी कल्पना में क्यों डाल दिया? क्या आप एक विकृत हैं? लिली जेम्स ने अपने छोटे कुत्ते के दांत दिखाए और मयंक भाटिया को नाखुश होकर देखने लगी। अगर वह मयंक भाटिया को हरा सकती है, तो वह निश्चित रूप से उसे स्टारबस पोनीटेल चॉप से पीट पीट कर मार डालती और फिर आत्महत्या कर लेती। अगर मुझे पता होता कि एली का चरित्र अप्रत्याशित रूप से आपके समान था, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। लिली जेम्स की बात आने पर उन्हें सिरदर्द भी हुआ। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, वास्तव में उपन्यास का कथानक भी एनीमे की तरह एक द्विआयामी उपन्यास है। द्विआयामी एनीमे में अक्सर बुलेट टिप्पणियां होती हैं, जैसे किसकी पत्नी कौन है। क्या यह द्विआयामी लड़कियों के लिए पुष्टि का एक रूप नहीं है? हालांकि वे महिला नायक के साथ काम करने के बारे में कल्पना करते हैं, क्या यह साबित नहीं करता है कि वे इन महिला नायकों को पसंद करते हैं? चूंकि मैंने गलती से किताब में आपका नाम लिखा था, इसका मतलब है कि मेरी नजर में आपका परफेक्ट फिगर और लुक दूसरों की तुलना में काफी बेहतर है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मयंक भाटिया ने उस एली पर नजर डाली जो लिली जेम्स ने खींची थी। ये पता चला है कि अपने चरित्र को कॉमिक में चित्रित करना मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेवकूफ? यद्यपि आप मेरी उपस्थिति के बारे में निश्चित है, आप मेरे चरित्र को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? लिली जेम्स का चेहरा जल्दी से लाल हो गया। उसने मयंक भाटिया का कॉलर छोड़ दिया और झुंझलाहट में अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लगता है कि उसने उसे गलत समझा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का, जो शुरू से अंत तक उसके स्तनों का मजाक उड़ा रहा था, उसके बारे में इतना निश्चित होगा। भले ही उसने शुरू में जैस्मीन को उपन्यास की महिला प्रधान के रूप में सोचा था, लेकिन यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि जैस्मीन का फिगर और रूप महिला प्रधान के शीर्ष पर था। उसकी राय में उसे चित्रित करना निश्चित रूप से उसे और अधिक सुंदर बना देगा। लिली जेम्स भी मयंक भाटिया की इस बात से सहमत हुई। उसके दिल में गुस्सा अनजाने में बहुत कम हो गया। एक पल की चुप्पी के बाद लिली जेम्स मयंक भाटिया की बातों पर विचार करने लगी। वो सूखी खांसी कर रही थी और फिर उसका चेहरा बेहद गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया। उन्होंने मयंक भाटिया की तरफ देखा और कहा, मयंक भाटिया, भले ही आप मुझे पसंद करते हो, मैं आपके कबूलनामे को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। मयंक भाटिया का मुंह खुला हुआ था। उसने लिली जेम्स के सामने कब कबूल किया? एक 3D सुंदरे को कबूल कर रहे हैं। यहां तक कि अगर वो अकुया का IQ नहीं बन गया, तब भी वो लिली जेम्स की पोनीटेल से मौत से नाराज होगा। लिली जेम्स ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जारी रखा, यद्यपि आप अपने दिल में मेरे बारे में काफी निश्चित है और आपने मुझे 2D में महिला प्रधान होने की अपनी कल्पना में भी रखा है, हम अभी भी केवल हाई स्कूल के छात्र हैं। हम दोनों अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये अभी भी हमारे लिए प्यार के बारे में बात करने का समय नहीं है। खैर, ये पता चला कि अभी उनकी जिम्मेदारी से बचना एक स्वीकारोक्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिली जेम्स के गुस्से को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। मैं
अगर आप दर्द में हैं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लिली जेम्स को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया वास्तव में एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाएगी। वो मदद नहीं कर सकी लेकिन शर्मा गई क्योंकि उसने मयंक भाटिया से दूर देखा और हकलाया। मयंक भाटिया ने तुरंत लिली जेम्स के छोटे सफेद हाथ को पकड़ लिया और अपनी किलर मूव का इस्तेमाल करते हुए कहा, आई एम सॉरी लिली जेम्स, ये मेरी गलती थी। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप एली की चरित्र सेटिंग्स को थोड़ा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उसकी सुनहरे बालों वाली डबल पोनीटेल को गुलाबी डबल पोनीटेल में बदल सकते हैं। यह तब तक ठीक रहेगा जब तक वह सुंदर चरित्र में फिट बैठती है। मयंक भाटिया एक अनम्य व्यक्ति नहीं थे। चूंकि एक लिली जेम्स था जो इस दुनिया में एली की तरह दिखता था, तो वो केवल एली के चरित्र सेटिंग्स को बदल सकता था यदि वह सहमत नहीं थी। किसी भी मामले में एली की कहानी के दृष्टिकोण से यह ज्यादा मायने नहीं रखता था। तुमने मुझे जाने दिया। लिली जेम्स ने समय रहते कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मयंक भाटिया के बड़े हाथ से उन्हें पकड़ लिया। उसने शर्माते हुए अपने हाथ हटा लिए और मयंक भाटिया को उसके चेहरे पर एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ देखा। लिली जेम्स मदद नहीं कर सकी लेकिन खाली घूर रही थी। फिर उसने सूंघा और अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार कर लिया। उसने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, हम्फ, इसे भूल जाओ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ अच्छा कहा है। आखिरकार ये एली एक स्क्रिप्ट है जिसे आपने सावधानीपूर्वक तैयार किया है। अगर मैं इसे बेतरतीब ढंग से बदलता हूं तो ये मेरे लिए अनुपयुक्त होगा। वैसे भी एली के बारे में कई चीजें हैं जो मेरे जैसी नहीं हैं। इस बार हम इस पुस्तक की बिक्री का परीक्षण करने के लिए एली के काम का उपयोग करेंगे। ये बहुत अच्छा है लिली जेम्स। दरअसल एली बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं है। मयंक भाटिया को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है। लिली जेम्स को कोई सुराग देखने से रोकने के लिए मयंक भाटिया ने समय देखा और सूखी खांसी की। उन्होंने कहा, लिली जेम्स, देर हो रही है। पेटू विभाग जल्द ही खुल जाना चाहिए। आपको क्यूओम मेई के मंगा को दूर रखना चाहिए, अन्यथा लोग बाद में मंगा विभाग में आएंगे। बेशक मुझे पता है। लिली जेम्स ने मयंक भाटिया पर अपनी आंखें घुमाई और जल्दी से अपने बैग में तैयार की गई नवीनतम कॉमिक बुक को रख दिया। लिली जेम्स को विदाई देने के बाद मयंक भाटिया ने कॉमिक्स डिपार्टमेंट छोड़ दिया। गलियारे के साथ चलते हुए वह दूर से पेटू विभाग के प्रवेश द्वार पर रखी सामग्री से भरे कुछ बक्से देख सकता था। जैस्मीन अय्यर पेटू विभाग की ओर बक्से को धकेलने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी मयंक भाटिया को याद आया कि कल कोइशी वुशुआंग के लिए उन्होंने जो सामग्री मंगवाई थी और जो सामग्री पेटू विभाग हर दिन उपभोग करता था, वो आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले ही वितरित किया जा चुका था। वास्तव में इशिकावा रॉक्स पर जीत के बाद से पेटू विभाग और स्कूल के कैफेटेरिया के लिए सामग्री सभी एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई थी, इसलिए कीमत बहुत सस्ती थी। मयंक भाटिया ने अपनी गति तेज की और प्रवेश द्वार तक चल दिए। उसने एक बॉक्स हिलाया और कमरे में व्यस्त जैस्मीन अय्यर की ओर देखा और कहा, अय्यर सहपाठी, ये बक्से बहुत भारी है। जब मैं आऊंगा तो मैं उन्हें हिला सकता हूं। आपको उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बात उनके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन जैस्मीन अय्यर के लिए यह अलग था, जिनकी काया अपेक्षाकृत कमजोर थी। पेटू विभाग में पहला बॉक्स रखने के बाद उसने पाया कि जैस्मीन उसे नहीं सुन रही थी और अभी भी व्यस्त थी। मयंक भाटिया तुरंत आगे बढ़े और जैस्मीन अय्यर से बॉक्स लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैस्मीन अय्यर ने उन्हें टाल दिया। नहीं, मैं इसे स्वयं करूंगा। जैस्मीन अय्यर ने मयंक भाटिया की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मयंक भाटिया को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठंडे भाव धारण किए और पेटू विभाग से सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए बाहर चली गई। मयंक भाटिया का हाथ हवा में ही रुक गया। वह जैस्मीन अय्यर को एकटक देखता रहा, जिसके चेहरे पर ठंडे भाव थे और वो एक अगम्य आभा उत्सर्जित कर रही थी।
आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको नाराज नहीं किया, है ना? मयंक भाटिया थोड़े कंफ्यूज हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन नाराज था। उसने नहीं सोचा था कि सौम्य और उदार युवती जैस्मीन एयर उस पर नाराज होगी। इसके अलावा उसने लिली जेम्स को नाराज कर दिया था। जैस्मिन अचानक ऐसी क्यों हो गई? इसके अलावा वो कल म्यूजिक रूम में जैस्मिन एयर के साथ अच्छी बातचीत कर रहे थे। अंत में उसने उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए भी कहा और पियानो को बहुत अच्छी तरह से बजाने के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन केवल एक रात हुई थी। वह अचानक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह क्यों दिखने लगी और पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह दिखने लगी? क्या यह अभी भी कोमल युवती थी? काफी देर तक सोचने के बाद मयंक भाटिया सोच ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या गलत किया है। अंत में उन्होंने जैस्मीन अय्यर की ओर देखा और केवल इस मामले का श्रेय दे सकते थे। ये सही है, जैस्मीन उसकी रिश्तेदार थी। वो जरूर आई होगी, अन्यथा वो इतनी चंचल कैसे हो सकती थी? वो अपने मासिक धर्म पर थी और ये हर महीने कुछ दिनों के लिए आती थी। यहां तक कि युवती भी निराश हो जाएगी। उसे उकसाना नहीं ही बेहतर था। कुछ देर सोचने के बाद मयंक भाटिया ने एक फैसला किया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि जैस्मीन उसे इग्नोर कर रही थी और उसका पीरियड आ गया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसे थका नहीं सकता था। मयंक भाटिया ने बस तेजी से बात की। वो लगभग भाग गया और जैस्मिन द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने से पहले सामग्री के कुछ बक्सों को पेटू विभाग में ले जाया गया। जैस्मिन एयर ने व्यस्त मयंक भाटिया को देखा और किसी कारण से उसके दिल का गुस्सा दूर हो गया। मूल रूप से जैस्मिन एयर मयंक भाटिया द्वारा मायरा को किताब में शामिल करने के लिए कहने पर बहुत नाराज नहीं थी। आखिरकार उसने सुना कि एनीमे के अधिकांश पात्र वास्तविक लोगों से विकसित हुए थे। उसके आसपास की खूबसूरत लड़कियों का शैतान द्वारा मार दिया जाना सामान्य था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया मायरा से उन्हें किताब के पुरुष प्रधान के रूप में आकर्षित करने के लिए कहेंगे। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। आपको कल्पना करना बंद कर देना चाहिए, है ना? जब उसने किताब में अपने और मयंक भाटिया के दृश्य के बारे में सोचा, तो जैस्मिन एयर का खूबसूरत चेहरा तुरंत गर्म हो गया। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मानव हृदय को न समझने के लिए गुप्त रूप से मयंक भाटिया को दोषी ठहरा सकती थी। बेवकूफ, क्या बेवकूफ है। बेहतर होता कि हम धीरे धीरे विकसित होते। मैं स्पष्ट रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन आपको जानबूझकर मुझे इस तरह की किताब क्यों दिखानी पड़ी? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं कि मैं हूं। क्या आपको लगता है कि ऐसा करके आप मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक इच्छाओं को जगा सकते हैं? जैस्मिन एयर ने गुस्से से दांत पीस लिए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, वो उतनी ही क्रोधित होती जाती थी। एक युवा महिला के रूप में वो अभी भी एक किताब की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस बार उसने बस सामग्री को जमीन पर रख दिया और खिड़की के पास बैठ गई। उसने किताब को दोनों हाथों से पकड़ रखा और इस कष्टप्रद आदमी को नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर झुक गई। अगर आप व्यस्त रहना चाहते हैं तो आगे बढ़े। मैं आज आपकी मदद नहीं करने जा रहा हूं। आयरसान। हालांकि इस समय उसे परेशान करने वाली आवाज फिर से सुनाई दी। इसे अनदेखा करें, इसे अनदेखा करें। इस बार मुझे उसे सबक सिखाना होगा। कम से कम 3 दिनों के लिए मैं उसे अनदेखा कर दूंगा। आयरसान। हालांकि मयंक भाटिया की आवाज नहीं रुकी। इससे जैस्मिन एयर और भी नाराज हो गई। उसके दिल में गुस्सा जमकर जल उठा। उसने अपना सिर घुमाया और मयंक भाटिया को ठंड से देखा। क्या आपको कुछ कहना है? अगर कुछ भी नहीं है तो कृपया मेरे अध्ययन में खलल न डालें, ठीक है? जैस्मिन एयर के उदास चेहरे ने मयंक भाटिया को झकझोर कर रख दिया। वह थोड़ा अवाक था। वह केवल सामग्री के डिब्बे को नीचे रख सकता था और अपना सिर हिला सकता था। नहीं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तुम व्यस्त क्यों नहीं हो? जैस्मीन एयर ने मयंक भाटिया पर अपनी आंखें घुमाई। जैस्मीन, जो हमेशा कोमल और उदार थी, आज भी ठंडी थी। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन उसके दिल में आह भर गई। फिर उसने जैस्मीन के हाथ में किताब की ओर इशारा किया और उसे याद दिलाया, वास्तव में मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि आपकी किताब उल्टी है। जैस्मिन, जो मयंक भाटिया को सबक सिखाने के लिए पढ़ने का नाटक करने और उसे नजरअंदाज करने वाली थी, जब उसने मयंक भाटिया की याद सुनी तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने अपनी टकटकी अपने हाथ में किताब की ओर घुमाई। उसका लाल चेहरा अचानक उसकी गर्दन तक फैल गया। फिर उसने एक प्यारी सी चीख निकाली और जल्दी से किताब को घुमाया। उसने मयंक भाटिया से बुरे मूड में कहा, मैं निश्चित रूप से, मुझे पता है कि किताब उल्टी है। यह सिर्फ इतना है कि एक व्यायाम प्रश्न है जिसे समझने के लिए उल्टा पढ़ने की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद जैस्मीन अय्यर का चेहरा और भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से धुआं निकलने वाला हो। उसने अपने दिल में शाप दिया, क्या मैं मूर्ख हूं? किस व्यायाम प्रश्न को उल्टा पढ़ने की आवश्यकता है? क्या तुम पागल हो? यह सोचकर कि मयंक भाटिया निश्चित रूप से उस पर हंसेंगे, जैस्मीन एयर मदद नहीं कर सकी, लेकिन शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ओह, तो मैंने गलत देखा होगा। मयंक भाटिया ने जैस्मीन अय्यर के इस अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जब एक लड़की अपने पीरियड्स पर थी तो कई चीजों की जांच करना अच्छा नहीं था। उसने बस कुछ शब्द कहे और सामग्री को रेफ्रिजरेटर और पेटू विभाग में डालना जारी रखा। अरे मत जाओ, क्या आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि क्या हुआ? बम! किताब बंद करने से ही इतनी जोर की आवाज आई। मयंक भाटिया सदमे में मुड़े बिना नहीं रह सके। उसने देखा कि युएशरो जैस्मिन ने उदास भाव से किताब को बंद कर दिया, फिर उसे अपने बैग में रख दिया। बिना एक शब्द कहे वो अपना बैग ले गया और पेटू रेस्तरां से निकल गया। जाने से पहले वो मयंक भाटिया को छिपी कड़वाहट के साथ घूरना नहीं भूले। अब क्या हो रहा है? मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। आप अभी भी गुस्से में क्यों हैं? मयंक भाटिया ने जाते ही जैस्मिन अय्यर की पीठ को एकटक देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन सिरदर्द महसूस कर रहा था। जैस्मिन अय्यर आज थोड़ी अप्रत्याशित लग रही थी। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने राहत महसूस की। आखिर जैस्मिन अय्यर का पीरियड तो यहां ही था। यह बहुत संभावना थी कि वह अस्थायी रूप से चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ठीक है, मैं युवा मालकिन के व्यक्तित्व का भी पता नहीं लगा सकता। सौभाग्य से सुबह यहां बहुत सारे लोग नहीं थे। वो पेटू रेस्तरां में अकेले व्यंजन बना सकता था और वेटर के रूप में व्यंजन परोस सकता था। वो इसे संभाल सकता था। पेटू रेस्तरां में सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसके पास अन्य व्यंजनों के लिए किसी भी सामग्री की कमी नहीं थी। क्षार पानी, गेहूं और आटा पीसने के उपकरण के लिए वे सभी तैयार थे। जब तक उसके पास ये चीजें थी, वो रेमन बना सकता था, जिसके बारे में बोलते हुए सामग्री और खाना पकाने के उपकरण खरीदने के लिए सभी पैसे जैस्मिन अय्यर द्वारा भुगतान किए गए थे। जैस्मिन अय्यर हमेशा से ही गवर्नमेंट रेस्टोरेंट के लिए कड़ी मेहनत करती रही थी। कभी कभी अपने रिश्तेदारों के आने पर युवा मालकिन नखरे करती थी, लेकिन मयंक भाटिया की नजर में ये उतना असहनीय नहीं था। इस बार मयंक भाटिया ने सिस्टम के प्रॉम्प्ट के मुताबिक सीधे रेमन की कीमत 5,000 रुपए तय की है। आखिरकार रेमन बनाने के लिए कई कदम थे। इसके लिए गेहूं को तलना और आटे को मौके पर पीसना आवश्यक था। बस एक कटोरी नूडल्स बनाना बेहद परेशानी भरा था, इसलिए कीमत अधिक होना सामान्य था। चाक का एक टुकड़ा पकड़े हुए मयंक भाटिया गवर्नमेंट रेस्तरां के बाहर गए और पेटू रेस्तरां के बाहर साइनबोर्ड के 5वें कॉलम में रेमन शब्द लिख दिया। उन्होंने इसके पीछे की कीमत भी अंकित की। हो गया, पेटू रेस्तरां की 5वीं डिश सफलतापूर्वक बनाई गई है। मयंक भाटिया ने संतोष के साथ ताली बजाई।
लेकिन इससे पहले कि वह पेटू रेस्तरां में वापस आ पाता, एक छोटे बर्फीले हाथ ने अचानक उसके कंधे को ढक लिया। मयंक भाटिया असमंजस में मुड़ा और देखा कि एक परी जैसी रोहिणी उसके पीछे पंजों पर खड़ी है। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसने झुर्रीदार स्कूल वर्दी पहनी हुई थी। जब उसने उसे मुड़ते देखा तो वह जम्हाई लेती रही। यद्यपि आप अपने बालों में कंघी नहीं करते हैं, और मैं मान सकता हूं कि आप अपने अहोगे का उपयोग लंबा होने के लिए करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी न कहने का क्या मतलब है? जम्हाई ले रही रोहिणी को देखकर मयंक भाटिया आखिरकार इसे और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। वो आगे बढ़ा और रोहिणी के सिर पर बालों का एक कतरा पकड़ लिया और उसे 2 बार ऊपर खींचा। उसने बुरे मूड में पूछा, मुझे बताओ, तुमने कल रात तक कितने बजे खेती की? आह, ये दर्द होता है, मुझे जाने दो। तुम। रोहिणी के सिर के ऊपर से दर्द ने उसे अचानक जाग दिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और मयंक भाटिया को गुस्से से घूर कर देखा। उसने नाखुशी से कहा, मैं कल रात लंबे समय तक नहीं खेली। ये केवल 3 बजे था। केवल 3 बजे? आप लंबे समय तक नहीं खेले और आप पहले से ही स्वर्ग जा रहे हैं। मयंक भाटिया अवाक रह गए। यहां तक कि अगर भारत देर से स्कूल जाता है और रोहिणी हर दिन 7 बजे उठती है, तो क्या वास्तव में उसके सोने के लिए 4 घंटे पर्याप्त थे? यहां तक कि अगले दिन पेटू रेस्तरां में अपने काम के कारण उन्होंने 3 बजे तक कभी खेती नहीं की थी। रोहिणी कहाँ गई? उसने एक बार कहा था कि वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगी और सभी को खुश करेगी। उसने उसे कक्षा में ध्यान से सुनने के लिए भी कहा। मयंक भाटिया, क्या मैं हर रात गवर्नमेंट रेस्तरां और आपके घर पर खा सकता हूं? इस समय रोहिणी ने अपना सिर उठाया और मयंक भाटिया को दयनीय दृष्टि से देखा। बेशक आप कर सकते हैं। मयंक भाटिया स्वाभाविक रूप से सुंदर लड़की के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। वह बाहर पहुंचा और पेटू रेस्तरां के ऊपर के चिन्ह को थपथपाया। उन्होंने प्रत्येक व्यंजन की कीमत की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये 1 महीने के लिए एक दिन में 3 भोजन है। दैनिक विनिमय दर के अनुसार मैं आपको छूट दूंगा। 1 महीने में 300,000 रुपए। आह, इतना महंगा! रोहिणी को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया की मंथली कीमत इतनी ज्यादा होगी। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपना मुंह खोल सकती थी। मुझे लगा कि मैं आदान प्रदान कर सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है। मैं अगली बार मायरा की जरूरत की चीजें खरीदूंगा। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये झूठी परी पिछली बार मायरा को दिए गए सैनिटरी पैड का उपयोग करने की आदी थी? ये ठीक था कि मायरा पिछली बार आपात स्थिति में थी, लेकिन इस बार वो फिर से आदान प्रदान करना चाहती थी। आय, ऐसी बेशर्म परी कभी नहीं देखी। ओह! रोहिणी ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन इस समय उसका पेट असमय पर गुर्राने लगा। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना सिर उठाया और मयंक भाटिया को दयनीय दृष्टि से देखा। लेकिन मयंक भाटिया, मेरे पास अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आपके पास फिर से खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मयंक भाटिया रोहिणी पर गुस्से से लगभग बेहोश हो गए थे। इस झूठी परी ने शायद फिर से अपने मासिक भत्ते का उपयोग किया। वो वास्तव में नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। वो खेल के लिए खाना नहीं चाहती थी। क्या आप यहां कर्ज लेने आए हैं? मयंक भाटिया ने आह भरी। एक पड़ोसी के रूप में वो स्वाभाविक रूप से बहुत हृदयहीन नहीं होगा। चूंकि सुबह में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वो बस पेटू रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया और रोहिणी को हाथ हिलाया। अंदर आओ, रोहिणी। मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। मैं एक पल में काम कर लूंगा। चलो एक साथ खाते हैं। मयंक भाटिया की बातें सुनकर रोहिणी के मूल रूप से निराश चेहरे पर खुशी का एक निशान दिखाई दिया। उसने खुशी से सिर हिलाया और मयंक भाटिया के पीछे पीछे पेटू रेस्तरां में चली गई। एक सीट लें और थोड़ी देर आराम करें। मैं खाना बनाने जाऊंगा। मयंक भाटिया ने गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में खाली सीट की ओर इशारा किया और उसे याद दिलाया। ठीक है,
रोहिणी ने सिर हिलाया और खिड़की के पास जैस्मिन की एक्सक्लूसिव सीट पर बैठ गई। हल्की हवा चली और उसके हल्के सुनहरे बाल नाचने लगे। उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति के साथ वो वास्तव में एक परी की तरह लग रही थी। बेशक, अगर मयंक भाटिया को नहीं पता होता कि रोहिणी किस तरह की इंसान है, तो वो वास्तव में रोहिणी की उपस्थिति से मूर्ख बन गया होता। मयंक भाटिया का अब रोहिणी पर ध्यान नहीं था। वह आग लगाने के लिए रसोई में गया और कुशलता से सब्जियां काटी। आज सुबह हमेशा की तरह उन्होंने गोल्डन फ्राइड राइस, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क और जादुई मेपो टोफू की एक प्लेट तैयार की। खाना पकाने के बाद 2 लोगों के लिए भारत में भोजन की एक प्लेट साझा करना असंभव था। मयंक भाटिया ने खाने को 2 हिस्सों में बांटकर रोहिणी के सामने रख दिया। आपका खाना तैयार है। अगर आपको भूख लगी है तो जल्दी से खाएं। अपने सामने रखा खाना देखकर रोहिणी के चेहरे पर अचानक अप्राप्य खुशी का निशान दिखाई दिया। उसने प्लेट पर रखा चम्मच उठाया और एक चम्मच जादुई मेपो टोफू उठाया। फिर उसने उत्साह से मयंक भाटिया से कहा, सहपाठी मयंक भाटिया, आपका खाना वास्तव में स्वादिष्ट है। यह सबसे अच्छा मेपो टोफू है जिसे मैंने कभी खाया है। ऐसा लग रहा था कि यह फॉल्स एंजल काफी प्यारा था। फिर और खाओ। मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराए। उसने फ्रिज से पानी की एक बोतल निकाली और रिमाइंडर के तौर पर रोहिणी के सामने रख दी। हालांकि रोहिणी ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और थाली में खाना खाना जारी रखा। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन असहाय रूप से चेहरे पर थे, जिसके बारे में बोलते हुए ये झूठा देवदूत कल से नहीं खा सकता था, है ना? मैं बहुत भरा हुआ हूं। कुछ ही समय बाद मयंक भाटिया द्वारा तैयार किए गए 3 प्रकार के भोजन को रोहिणी ने अकेले ही समाप्त कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर लिया है। उसका शरीर आलस्य से कुर्सी के खिलाफ झुक गया था, और क्योंकि वो भरा हुआ था, उसने अपने पेट को सहलाया और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, सहपाठी मयंक भाटिया, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में एक परी हैं। यदि आपके पास मुझे धन्यवाद देने का समय है तो कम पैसे खर्च करें। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और बिना किसी विनम्रता के रोहिणी से कहा, इसके अलावा एक देवदूत के रूप में प्रशंसा की जा रही है। मैं एक ठंडे दिल वाला दानव बनना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भूखा रखूंगा। आइए देखें कि क्या आप अभी भी पैसा खर्च करने की हिम्मत करते हैं। हालांकि रोहिणी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने मयंक भाटिया की याद नहीं सुनी हो। उसने अचानक अपना सिर उठाया, पलकें झपकाईं और मयंक भाटिया की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, मयंक भाटिया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अपनी बहन की देखभाल भी नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरी देखभाल करने के लिए कोई प्रेमिका मिल जाए तो क्या मैं मौत के घाट नहीं उतरूंगा? नमकीन मछली बनने का मेरा सपना अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। प्रेमिका? नहीं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और सच कहा। यह अफसोस की बात है। मयंक भाटिया की गर्लफ्रेंड होने के नाते आपको हर दिन मयंक भाटिया के व्यंजन खाने में सक्षम होना चाहिए। रोहिणी ने निराश भाव से मयंक भाटिया से कहा, तो इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरी प्रेमिका बनने के लिए अपनी गरिमा को छोड़ने जा रहे हैं? लेकिन यह वास्तव में इसके लायक नहीं है, क्योंकि जैस्मिन और मायरा, जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हर दिन मेरे व्यंजन भी खा सकते हैं, क्योंकि वे दोनों मेहनती और प्यारी लड़कियां हैं। ये सोचकर मयंक भाटिया के मन में अचानक एक विचार कौंध गया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन रोहिणी से अर्थपूर्ण रूप से कहा, छात्रा रोहिणी, क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम हर दिन मेरे घर पर खाना चाहती हो? बेशक खाना असंभव नहीं है। मेरे पास यहां एक रास्ता है। जब तक आप वही करते हैं जो मैं हर दिन कहता हूं, आप हर दिन मेरे घर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। रोहिणी ने मयंक भाटिया की ओर देखा। अनकहे नियम, मेरी गर्लफ्रेंड बनो। छात्र मयंक भाटिया, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं बस पूछ रहा था।
ये सजा सुनकर मयंक भाटिया दंग रह गए। अब जब आप सहमत नहीं हैं, तो आपने अभी इतना क्यों पूछा? लोगों को सिर्फ अच्छे व्यक्ति का कार्ड न दें। ठीक है, इसके अलावा आपके द्वारा बताए गए अनकहे नियम, मैं एक वरिष्ठ ओटाकू के साथ सो नहीं सकता, है ना? जब से पेटू विभाग की प्रतिष्ठा फैली, इस तथ्य के साथ कि हर छात्र पेटू विभाग के व्यंजन नहीं भूल सकता था, पेटू विभाग में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। लोगों की बढ़ती संख्या के कारण ही वह और जैस्मिन अय्यर हर बार थक जाते थे। इसलिए मयंक भाटिया लंबे समय से मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहते थे। हालांकि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मयंक भाटिया भी समझ गए थे कि जैस्मिन अय्यर का डेली वर्कलोड बहुत ज्यादा था। इसके अलावा जैस्मिन का पीरियड आज आ गया, इसलिए मयंक भाटिया उन्हें अकेले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वेट्रेस नहीं बनने दे सके। संयोग से पैसे खर्च करने के कारण रोहिणी के पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। मयंक भाटिया भी समझ गए थे कि रोहिणी के आधे साफ किए गए आंगन को पिछली बार खेती करने के बाद से छुआ नहीं गया था। उसने शायद लंबे समय तक काम नहीं किया था, इसलिए उसे प्रशिक्षित करने का समय आ गया था। इसके अलावा भले ही उसने उसे प्रशिक्षित न किया हो, वो उसे हर समय मुफ्त में खाने पीने नहीं दे सकता था, है ना? मुझे अभी भी खाने के लिए काम करना है, रोहिणी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो क्या मैं एक्सचेंज के लिए गेम में अपने वैकल्पिक खाते का उपयोग कर सकती हूं? मेरा वैकल्पिक खाता एंजल डिसेंट भी बहुत शक्तिशाली है। ये लोगों के लिए बहुत अधिक एचपी जोड़ सकता है। मयंक भाटिया ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। मैं हीलर प्रोफेशन नहीं खेलता। टैप लाओ, प्यारे बड़े स्तन। रोहिणी ने उदारता से अपना हाथ लहराया। फिर मेरे पास एक V7 योद्धा पेशे का खाता है। आप सिर्फ एक खाता खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं, है ना? मयंक भाटिया गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। वो वास्तव में नहीं जानता था कि इंटरनेट की लत वाली लड़की रोहिणी के साथ क्या करना है। उसने बस ट्रे उठाई और अनाप शनाप ढंग से कहा, बिल्कुल नहीं। यदि आप खेलना चाहते हैं तो अपने आप से खेलें। वैसे भी यदि आप मदद नहीं करते हैं तो खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। जैसे ही वो मुड़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी वर्दी का कोना किसी ने खींचा है। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि रोहिणी उसे दयनीय दृष्टि से देख रही है। मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमा लिया। नहीं, वो इस झूठी परी के चेहरे को नहीं देख सकता था। हालांकि वो एक झूठी परी थी, लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। अगर उसने कहा कि वो उत्साह के क्षण में उसे मुफ्त में खाना देगा, तो उसके लिए भविष्य में उसे काम करने देने का कोई कारण नहीं होगा। मयंक भाटिया की तरफ देखते हुए रोहिणी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कसम खाई, मयंक भाटिया ने मेरे लिए जो खाना बनाया है, उसके लिए मैं दोपहर में जरूर आऊंगी। क्या FCK, ये झूठी परी जहरीली है। रोहिणी के भोजन की भक्ति को देखकर मयंक भाटिया के मन में 10,000 शाप दौड़ पड़े। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे बुरे मूड में याद दिलाया, ये आपके लिए खाने के लिए नहीं है, मैंने आपको काम करने के लिए कहा था। यदि आप सिर्फ खाना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। मुझे पता है, मैं खाना बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मैं दोपहर में आऊंगा और मदद करूंगा। रोहिणी ने सिर हिलाया, सिर हिलाया और सिर हिलाया, सिर हिलाया। वो की है। रोहिणी को जल्दी से फूड डिपार्टमेंट से निकलते देख मयंक भाटिया को थोड़ी चिंता हुई कि क्या ये झूठी परी दोपहर में आ सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पेट भर खा लिया हो और सोने के लिए कक्षा में वापस चली गई हो। आखिरकार जब से उसने खेती शुरू की है, रोहिणी ने कभी भी एक भी कक्षा में भाग नहीं लिया था। कितना इत्मीनान से जीवन है। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन रोहिणी के बेलगाम जीवन पर चुपके से आह भर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रोहिणी उनकी बातों को समझती है या नहीं, लेकिन जैस्मिन अय्यर बुरे मूड में थी। चूंकि वो खाद्य विभाग में नहीं थी, इसलिए वो नाश्ता प्रदान करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। जब जैस्मिन अय्यर कक्षा में लौटी, तो वो अपने दिल में मयंक भाटिया पर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। मयंक भाटिया, क्या आप सच में कुछ नहीं जानते?
आपने मुझे किताब दिखाई और आप यह भी नहीं जानते कि कैसे समझाया जाए। क्या बेवकूफ है। ये देखकर कि क्लास में अभी कुछ समय बाकी है, कुछ चूक गई जैस्मिन एयर ने अपना फोन निकाला और उस गाने पर क्लिक किया जिसे उसने कल ऑनलाइन अपलोड किया था। यह वह गीत था जो मयंक भाटिया ने कल उन्हें दिया था, प्यार के पंखों का पंख। दरअसल कल जब उन्होंने किताब देखी तो उन्होंने मयंक भाटिया को सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ देर गेम खेलने के बाद उन्होंने कुछ देर म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस की। जब उन्हें लगा कि गाना बहुत अच्छा है तो उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया और मयंक भाटिया के तरीके से इसे ऑनलाइन अपलोड किया। उसने ऑनलाइन अपलोड किए गए गाने के साथ साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरों पर भी क्लिक किया। दुर्भाग्य से इसे भारत की सबसे बड़ी 2D वीडियो वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट 11 स्टेशन सी के रूप में जाना जाता था। उसने इसे पूरी रात अपलोड किया, लेकिन क्योंकि वह एक नवागंतुक थी, उसके पास केवल 1000 से भी कम हिट थे। सौभाग्य से, हालांकि ये केवल 1000 हिट से थोड़ा अधिक था, वास्तव में लगभग 100 टिप्पणियां और 200 से अधिक पसंदीदा थे। 1000 से कम हिट और 200 से अधिक पसंदीदा, ये किस तरह की अवधारणा थी? ये 10 से 1 क्लिक रेट के करीब था। यह कहा जा सकता है कि इस गीत को सुनने वाले लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उन्हें जहर दिया गया है और वे रुक नहीं सकते। यहां तक कि जैस्मिन एयर, जिन्हें वीडियो बनाना पसंद नहीं था, समझ गई थी कि उनके जैसे नवागंतुक के लिए यह डेटा कम नहीं था। इसके अलावा भविष्य में डेटा में वृद्धि जारी रहेगी। अभी एक दिन ही हुआ था। टिप्पणियों पर क्लिक करते हुए जैस्मिन एयर ने मोटे तौर पर उन्हें ब्राउज किया। एयर, वाह, क्या सुंदर गीत है। ये गाना वाकई अच्छा है। ब्लू जेम, मिस, आपकी आवाज वास्तव में अच्छी है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? स्टेशन सी बिग बॉस, मैंने एक दिव्य गीत की खोज की। कृपया वायरल होने से पहले अपना नाम छोड़ दें। मूल रूप से प्रशंसा से भरी टिप्पणियों को देखकर जैस्मिन एयर को सुखद आश्चर्य हुआ। आखिरकार एक नवागंतुक के लिए जिसने अभी-अभी वेबसाइट पर एक गाना जारी किया था, वो पहले से ही इन लोगों की टिप्पणियों और पसंदीदा को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत संतुष्ट थी। जैस्मिन एयर के दिमाग में एक विचार कौंध गया। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन याद कर सकती थी कि वो कल संगीत कक्ष में कड़ी मेहनत कर रही थी। उसने पूरी दोपहर तक एक कौर पानी भी नहीं पिया। वो अपने पियानो पीस का अभ्यास करती रही और मयंक भाटिया से बिना किसी मुआवजे के उसे पेयर ऑफ फेदर्स गीत का लाइसेंस दिया। दिन के अंत में अगर ये मयंक भाटिया के समर्थन और उन्हें पेयर ऑफ फेदर्स का लाइसेंस नहीं दिया गया होता तो वो इतनी सारी सकारात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं कर पाती, और मयंक भाटिया हमेशा उसकी मदद करते रहे थे। मयंक भाटिया के बिना वो अकेले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं चला पाती, नहीं वो अपनी पसंद के गाने गा पाती। हालांकि मयंक भाटिया के लिए ऐसा लग रहा था कि वह आज थोड़ा ओवरबोर्ड हो गई है। ये सोचकर जैस्मिन एयर मदद नहीं कर सकी, लेकिन पछतावे का एक निशान महसूस कर रही थी। मयंक भाटिया ने उसकी बहुत मदद की, लेकिन फिर भी उसने पूरी सुबह उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। भले ही जैस्मिन एयर ने बचपन से ही सभी प्रकार की कुलीन शिक्षा प्राप्त की थी, भले ही वह ज्यादातर चीजों को आसानी से निपटा सकती थी, जब दिल के मामलों की बात आती है तो वो अभी भी एक शुद्ध लड़की थी जो पहले कभी प्यार में नहीं थी। जहां तक गलती से मयंक भाटिया की किताब देखने की बात है तो उन्हें नहीं पता था कि इससे कैसे निपटा जाए। एक पल के लिए झिझकने के बाद जैस्मिन एयर ने अपने फोन पर ब्राउजर खोला और खोज सामग्री टाइप की। मुझे गलती से एक लड़का मिल गया जिसका मेरे साथ सबसे अच्छा संबंध है, लेकिन वो मुझे एक बुरी फंतासी वस्तु के रूप में मानता है। मुझे क्या करना चाहिए? इन शब्दों को टाइप करते समय जैस्मिन एयर ने ध्यान से चारों ओर नजर डाली। जब उसने देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने सर्च बटन दबाया। जैस्मिन एयर की राय में वो लड़कों को बिल्कुल भी नहीं समझती थी, नहीं वो मयंक भाटिया के विचारों को समझती थी। इसलिए भारत जैसी जगह में
उन्हें अभी भी नेटिजन्स की मदद की तलाश करनी थी। उनके अनुभव के समान पोस्ट को आने में देर नहीं लगी। ये सिर्फ इतना है कि इस बार ये एक लड़की थी जो अपने प्रेमी से शादी करने जा रही थी और गलती से अपने प्रेमी की विकृत मानसिकता का पता चल गया। क्या शादी? मैंने मयंक भाटिया के साथ ऐसा नहीं किया, है ना? जो कंटेंट बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। उसे देखकर जैस्मिन एयर ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन इस समय इससे बेहतर कोई पोस्ट नहीं थी। वह केवल अपने शर्मिलेपन को दबा सकती थी और इस पोस्ट पर क्लिक कर सकती थी। पहली पोस्ट, एक साथ रहें, यह सबसे अच्छा है अगर ये एक लड़का है। दूसरी पोस्ट, छोड़ो, ऐसा व्यक्ति सिर्फ आपको पाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तीसरी पोस्ट, एफएफएफ, आपके पास वास्तव में एक प्रेमी है। जैस्मिन एयर नेटिजन्स की हॉट कमेंट्स और अजीबोगरीब जवाबों से थोड़ी अवाक रह गई। केवल दूसरी टिप्पणी का कुछ आधार था, लेकिन मयंक भाटिया और उसका रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका होने के बिंदु तक विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसे गिना नहीं जाना चाहिए, है ना? जैस्मिन एयर ने पोस्ट को नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा और अंत में 10वीं पोस्ट पर एक टिप्पणी मिली। लड़कों के लिए लड़कियों के बारे में कल्पनाएं करना सामान्य है, ठीक है। जब वह दिन आता है जब उसके मन में आपके लिए कोई भावना नहीं होती है, तभी वह आपको पसंद नहीं करता है। यह सही है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में कल्पनाएं करने का मतलब ये नहीं है कि लड़के की मानसिकता असामान्य है। इसके विपरीत, केवल मेरे जैसे लोग ही ऐसे विचार रख सकते हैं, है ना? आखिरकार, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो वो मेरी परवाह भी नहीं करेगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि मयंक भाटिया मुझे पसंद करते हैं? इस व्यक्ति की टिप्पणी को देखकर जैस्मिन एयर का दिल हिल गया और उसने अवचेतन रूप से इस व्यक्ति को आईडी के साथ जवाब दिया, माई आइडल इज द गॉड ऑफ कैप्चर। फिर आपके कहने के अनुसार जो लोग मेरे बारे में कल्पनाएं करते हैं, वे मेरे जैसे हैं। जैस्मिन एयर ने जब यह वाक्य कहा तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर पिछली बार जो किताब उसने पढ़ी थी, उसमें से कई लड़के भी होंगे जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि किताब में लड़कियां कल्पनाएं हैं और वास्तव में उन्हें पसंद करती हैं? हालांकि संयोग से आईडी वाले व्यक्ति माई आइडल इज द गॉड ऑफ कैप्चर और को नीचे उसे जवाब देने में देर नहीं लगी। एक लड़की के बारे में कल्पना करने की दो संभावनाएं हैं। एक ये है कि वह आपको पसंद करता है और दूसरा ये है कि उसे लगता है कि ये नया है। उदाहरण के लिए, यदि आप ये देखना चाहते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है, क्या वह आपकी नजर में उस तरह का व्यक्ति है, तो आप केवल उसके बारे में अपनी समझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये देखकर जैस्मिन एयर दंग रह गई। उसने उस समय को याद किया जब उसने उसे सावधानी से खाना बनाना सिखाया, इशिकावा रॉक्स को हराया और उन गीतों को लाइसेंस दिया जो उसे पसंद थे। हर बार ये मयंक भाटिया ही थे जिन्होंने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। खैर, आपका क्या मतलब है? मयंक भाटिया ने मायरा को पुरुष लीड को अपने रूप में खींचने के लिए कहा और महिला लीड को खुद के रूप में आकर्षित किया। दोपहर के समय मयंक भाटिया पेटू रेस्टोरेंट के किचन में असहाय होकर अकेली खड़ी थी। क्योंकि जैस्मिन एयर को गंभीर पीरियड चल रहा था, इसलिए वो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में नहीं आई। बेशक मयंक भाटिया को कोई परवाह नहीं थी। उनकी राय में जैस्मिन एयर को बहुत थका हुआ होना चाहिए, इसलिए वह आराम करने चली गई। हालांकि बिना एक शब्द कहे और उनसे बात न करने से ऐसा लगा कि जैस्मिन एयर की पर्सनालिटी थोड़ी अजीब है। अतीत की जैस्मिन एयर कभी भी ऐसा अशिष्ट काम नहीं करती थी। हालांकि उन्हें लगा कि यह थोड़ा अजीब है, मयंक भाटिया कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो अभी जैस्मिन एयर की क्लास में जाकर जैस्मिन से नहीं पूछ सकती थी कि क्या हुआ, है ना? उसने माना कि जैस्मिन की कक्षा में पहुंचते ही उसे स्कूल के प्रसिद्ध एयर गार्ड्स द्वारा एक बदमाश के रूप में पीटा जाएगा, जिसने जैस्मिन एयर का यौन उत्पीड़न किया था। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने कल तक इंतजार करने का फैसला किया जब जैस्मिन एयर गवर्नमेंट रेस्तरां में पूछने के लिए नहीं आई।
लेकिन गनीमत रही कि रोहिणी समय पर गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में आ गई। मानो उसे डर था कि मयंक भाटिया उसे खाने नहीं देगा। वो अपने काम को लेकर सामान्य से कहीं अधिक गंभीर थी, जिससे मयंक भाटिया को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। ये ठीक होना चाहिए अगर मैं अब जाकर मयंक भाटिया से माफी मांगूं, है ना? गवर्नमेंट रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी जैस्मीन एयर काफी नर्वस थी। वो सुबह मयंक भाटिया से बहुत उग्र थी। वो नहीं जानती थी कि मयंक भाटिया क्या सोच रहे थे। क्या वो उस पर अपना आपा खो देगा अगर वो सीधे पेटू रेस्तरां में जाती है? लेकिन अगर वो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में नहीं जाती थी, तो जैस्मीन एयर, जो जानती थी कि गवर्नमेंट रेस्तरां हमेशा दोपहर में व्यस्त रहता है, मयंक भाटिया को लेकर बहुत चिंतित थी। आखिरकार वो जानती थी कि मयंक भाटिया निश्चित रूप से इसे अकेले नहीं संभाल सकते हैं। रहने भी दो, चाहे वो इसे स्वीकार करें या न करें, मैं माफी मांगने जा रहा हूं। मैं पेटू विभाग का प्रमुख हूं। मैं पेटू विभाग को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या मैं कर सकता हूं? अंत में जैस्मीन अय्यर ने दांत पीस लिए और मयंक भाटिया से माफी मांगने का फैसला किया। आखिरकार वो आज सुबह गलत थी। वो जल्दी से प्रवेश द्वार पर चली गई, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करने वाली थी, उसने रोहिणी को देखा, जो पेटू रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी। स्वागत है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? पेटू विभाग में प्रवेश करने वाले लोगों से रोहिणी के पूछताछ के लहजे को सुनकर, हालांकि वो अभी भी थोड़ी आलसी और कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके गंभीर रूप से ये स्पष्ट था कि वो पेटू विभाग में एक योग्य वेटर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह मयंक भाटिया की सहपाठी लगती है। पहली बार उसने रोहिणी को तब देखा था जब वो इशिकावा रॉक्स के साथ हलबर्ड खा रही थी, और रोहिणी उस समय मयंक भाटिया की सहपाठी थी। जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आई तो उनके और मयंक भाटिया के साथ अच्छे संबंध लग रहे थे। जब उसने ये सोचा तो जैस्मीन अय्यर को अचानक उसके दिल पर एक झटका लगा और वह मौके पर ही दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा सोचा था। मयंक भाटिया को पहले ही अपनी जगह लेने के लिए कोई मिल गया था। जैस्मीन अय्यर की निराश अभिव्यक्ति अचानक धुंधली हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अंत में वो मुड़ी और गुस्से में पेटू विभाग छोड़ दिया। ये बेवकूफ! ऐसा लगता है कि वह उतना ही खुश है जितना मैं हूं। मैं भविष्य में उसे अनदेखा कर दूंगा। मयंक भाटिया पेटू विभाग में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने दरवाजे पर जैस्मीन अय्यर को नहीं देखा। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि लिली जेम्स की पुस्तक घटना इतनी सारी चीजों का कारण बनेगी, और यहां तक कि जैस्मीन ने उन्हें गलत समझा। मयंक भाटिया, हम कब खा सकते हैं? रोहिणी ने मयंक भाटिया के कपड़े खींचे और पूछा। आप दोपहर खत्म होने से पहले खाना चाहते हैं? मयंक भाटिया ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। थोड़ी देर और रुको, जब कोई नहीं आएगा तो हम खाएंगे। ओह! रोहिणी ने सिर हिलाया। रोहिणी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक परी के रूप में आप यहां काम कर रहे हैं। आप वास्तव में एंजल्स के लिए शर्मिंदगी की बात है। कुछ ही समय बाद, जब पेटू विभाग के कर्मचारी लगभग चले गए थे, तो दरवाजे से एक मजाकिया आवाज आई। मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि छोटे बरगंडी बालों वाली एक बहुत ही प्यारी लड़की और एक छोटी सी काले हेयर क्लिप के साथ पेटू विभाग के प्रवेश द्वार पर आ रही है। बैंड! नवागंतुक को देखकर गैबेली की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और लड़की के पेट पर मुक्का मारा। यहां तक कि मयंक भाटिया भी मदद नहीं कर सके, लेकिन एक ठंडी सांस में चूस सके जब उन्होंने मां से टकराने की आवाज सुनी। अगर वह गर्भवती होती तो क्या वह नहीं जाती? जब लड़की दर्द से उबर गई तो रोहिणी ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, कोई और नहीं है। क्या हम अब खा सकते हैं? रोहिणी ने मयंक भाटिया को मासूमियत से देखा और पूछा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं अंधा हूं? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। उसने पहले छोटे बरगंडी बालों वाली बहुत प्यारी लड़की को देखा था।
वो उससे परिचित था। वो स्वघोषित महान दानव थी जो कुछ समय पहले पेटू विभाग शैतानिया में आई थी। इसके अलावा यह शैतानिया भी उस दिन अपने स्कूल में स्थानांतरित हो गया था। बबीता की तरह वो अक्सर कक्षा में रोहिणी के साथ घूमती थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोस्त हैं। ये सिर्फ इतना है कि हालांकि वो थोड़ी चुनिब्यू और थोड़ी मूर्ख है, फिर भी वो काफी प्यारी है। गैबेली, क्या आप उसे ऐसे ही बाहर बंद करके बहुत अमानवीय नहीं हो रहे हैं, जिसके बारे में बोलते हुए आपका दिव्य व्यक्तित्व कहा है? आप एक चुनिब्यू लड़की की तुलना में एक राक्षस की तरह अधिक क्यों दिखते हैं? रोहिणी के असभ्य व्यवहार को देखकर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन सटानिया के लिए खेद महसूस कर सके। छोटी जिया, तुमने हमें क्यों बंद कर दिया? इस समय एक दुखी आवाज सुनाई दी। पेटू विभाग का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। बबीता के पीछे शैतानिया दरवाजे से अंदर चला गया। उनके बगल में लंबे चांदी के बालों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और नाजुक चेहरे पर बहुत कोमल और दयालु लग रही थी। मयंक भाटिया ने इस चांदी बालों वाली लड़की को देखा था, जो पहले एक कोमल बड़ी बहन की तरह दिखती थी। वह दूसरी कक्षा की छात्रा थी, लेकिन क्योंकि वह रोहिणी के साथ ही स्कूल में रहती थी, इसलिए वो अक्सर परेशानी पैदा करने के लिए उनकी कक्षा में आती थी। उसका नाम व्हाइट फेदर राफेल लग रहा था। हालांकि रोहिणी और अन्य लोग उसे लाफाइट कहने से परिचित थे, लेकिन अधिकांश छात्र उसके सहपाठी को व्हाइट फेदर कहते थे। और स्कूल में यह अफवाह थी कि वह एक दयालु लड़की थी। बबीता, तुम लोग यहां क्यों हो? रोहिणी को उम्मीद नहीं थी कि बबीता और अन्य लोग पेटू विभाग में आएंगे और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूछ सकती थी। चांदी के बालों वाली लाफाइट ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। उसने अपने लाल होंठ खोले और एक बहुत ही सुखद आवाज निकाली। वो उत्साह से रोहिणी के पास गई और मुस्कुराई। बेशक मैं यहां लिटिल जिया को देखने आई हूं। आखिरकार इतने सारे लोगों वाली जगह पर वेटर होना बहुत व्यस्त होना चाहिए, है ना? चूंकि लाफाइट रोहिणी से लंबी थी, इसलिए वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया, जिससे रोहिणी का सिर उसके डी ग्रेड या इतने ही स्तनों में दब गया। ये कम स्तन मात्रा। मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। क्या लड़कियों ने एक दूसरे का अभिवादन करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही बहादुरी नहीं थी? लाफाइट के आलिंगन से मुक्त होने से पहले रोहिणी ने लंबे समय तक संघर्ष किया। उसने भौहें सिकोड़ ली और कहा, मुझे फेशियल क्लींजर नहीं चाहिए। छोटी जिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता। लाफाइट मदद नहीं कर सका, लेकिन एक दयनीय नजर डाल दी। लेकिन रोहिणी ने बस उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी जिया, वास्तव में हम कैफेटेरिया में भोजन से थक गए हैं और खाने के लिए पेटू विभाग में आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां होंगे। मम, बेशक एक महान दानव के रूप में जब मैं मुक्त होता हूं, तो मुझे स्वाभाविक रूप से खाने के लिए यहां आना पड़ता है। इससे पहले कि बबीता खत्म कर पाती, सानिया पीछे से कूद गई और बीच में खड़ी हो गई। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और गर्व से कहा, पिछली बार जब मैं यहां खाना खाने आई थी, तो मुझे शेफ मयंक भाटिया के पाक कौशल के बारे में पहले से ही पता था। भविष्य में वो निश्चित रूप से हमारे नरक के मुख्य शेफ होंगे। दुर्भाग्य से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बबीता और लाफाइट दोनों ने पेटू विभाग के मेनू पर अपनी निगाहें घुमाई। सानिया अपने भ्रम में अकेली रह गई थी। मेनू को देखते हुए बबीता मदद नहीं कर सकी, लेकिन डूब गई। छोटी जिया, जादुई मापो टोफू और विद्वान अतुलनीय चेहरा क्या है? पिछली बार जब हम आए थे तो वे वहां नहीं थे, है ना? जादुई मेपो टोफू और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क दोनों स्वर्गीय क्षेत्र में 100 अंक है। जहां तक स्कॉलर मैचलेस फेस की बात है, मैंने इसे भी नहीं खाया है। रोहिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या ऐसा है? फिर स्वाद को बनाए रखने के लिए हम केवल स्कॉलर मैचलेस फेस को छोड़ सकते हैं। सानिया ने अन्य व्यंजनों की ओर अपनी निगाहें घुमाई, लेकिन हमें किसे चुनना चाहिए?
पिछली बार देसी नमकीन नूडल्स स्वादिष्ट थे, लेकिन बबीता के अनुसार हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस भी अच्छा है। लेकिन जैसे ही सानिया झिझक रही थी, लाफी झुक गई और उसके कान में सार्थक रूप से मुस्कुराई। क्या ऐसा हो सकता है कि एक महान दानव के रूप में लेडी सानिया विद्वान के अद्वितीय चेहरे को आजमाने से बहुत डरती है? कौन कौन हिम्मत नहीं करता? सानिया थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर नाखुश चेहरे के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, तो फिर लॉर्ड सानिया स्कॉलर मैचलेस फेस का ऑर्डर क्यों नहीं देते? शैतान क्षेत्र के एक व्यक्ति के रूप में आपको दूसरों की तुलना में अधिक निडर होना चाहिए, है ना? मैं ऑर्डर करने से नहीं डरता, हम्फ। जब से लाफाइट ने ऐसा कहा था, तो मैं स्कॉलर मैचलेस फेस का एक कटोरा ऑर्डर करूंगा। सानिया ने अपना सिर घुमाया और किचन में मयंक भाटिया पर चिल्लाया। यह देखकर कि सानिया ने ऑर्डर देना समाप्त कर लिया है, लाफाइट ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए रोहिणी से कहा, तो चलो हरी मिर्च और गोल्डन फ्राइड राइस के साथ कटा हुआ पोर्क ऑर्डर करते हैं। उनकी बात सुनकर मयंक भाटिया ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या ये वो लाफाइट है जिसके बारे में अफवाह है कि वह छात्रों के बीच बहुत दयालु है? क्या वह एक नकली राफेल से मिल सकता था? क्या यह दो चेहरे वाली और एस टाइप लड़की नहीं है? लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा हैरान किया वो ये था कि सानिया का आईक्यू अकुया के आईक्यू के बराबर था। वो स्पष्ट रूप से उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी और उसने उस पर विश्वास किया। आप अपने आप को एक महान राक्षस कहते हैं, समूह छोड़ दो। ये सोचकर मयंक भाटिया ने बेबसी से आह भरी। सौभाग्य से भविष्य के शीर्ष शेफ के रूप में वो यहां थे, अन्यथा ये छोटा दानव वास्तव में मूर्ख बन जाएगा। इसके अलावा किसने कहा कि नई डिश पिछले वाले की तरह अच्छी नहीं थी? सानिया, मैं आपको अब तक का सबसे स्वादिष्ट स्कॉलर मैचलेस फेस देखने दूंगा, क्योंकि पेटू विभाग के हरी मिर्च और गोल्डन फ्राइड राइस के साथ कटा हुआ पोर्क की सामग्री बहुत पूर्ण थी और उन्हें लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मयंक भाटिया ने जल्दी से बबीता और लफी के लिए हरी मिर्च और गोल्डन फ्राइड राइस के साथ कटा हुआ पोर्क तैयार किया। उसने रोहिणी के लिए एक भी बनाया और उन चारों को खाने के लिए एक ही मेज पर बैठने दिया। क्या ये हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस है जो बबीता को पसंद है? मेज पर हरी मिर्च के साथ सुगंधित कटा हुआ सूअर का मांस देखकर लाफी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी चॉपस्टिक उठाई और कटा हुआ सूअर का मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही कटा हुआ सूअर का मांस उसके मुंह में गया, टमाटर का समृद्ध स्वाद और कटा हुआ सूअर का मांस उसकी बनावट उसके मुंह में फट गई। लाफी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना मुंह खोल दिया और एक सेक्सी करहा के साथ जैसे ही उसने अपने शरीर को सीधा किया, उसकी वर्दी में लिपटे पहाड़ उसी समय हिंसक रूप से हिल गए। स्तन की कितनी कम मात्रा है! रोहिणी मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके होंठ काट लिए और एक तिरस्कारपूर्ण आवाज निकाली। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन रोहिणी को देख रहे थे और फिर एक सहानुभूतिपूर्ण टकटकी छोड़ दी। वो समझ गया कि रोहिणी का दर्द लिली जेम्स जैसा ही था। हालांकि बेवकूफनिया थोड़ी चुनिब्यू थी और थोड़ी बेवकूफ थी, कम से कम वो आपसे बेहतर थी। रोहिणी की तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनकर लाफी ने जानबूझकर रोहिणी के सामने अपनी छाती फुलाई और फिर बबीता की प्रशंसा करते हुए प्लेट में हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस खा लिया। स्वादिष्ट, बबीता की सिफारिश के लायक। क्या आप कृपया उसे उकसाना बंद कर सकते हैं? रोहिणी के 4 लोगों के अजीबोगरीब ग्रुप को देखकर मयंक भाटिया अवाक रह गए। आखिरकार वह समझ गया कि लाफी ने रोहिणी को मिलने के साथ ही फेस क्लिंजर क्यों दिया। क्या ये एक मसोचिस द्वारा एक जबरदस्त उकसावे की कार्रवाई नहीं थी? अभी तक उनमें से सिर्फ बबीता ही नॉर्मल थी। उम्मीद है कि बबीता फिर से नहीं गिरेगी। मयंक भाटिया सहपाठी वास्तव में एक साधारण शेफ नहीं है। ये गोल्डन फ्राइड राइस वास्तव में स्वादिष्ट है। बबीता ने भी एक चम्मच गोल्डन फ्राइड राइस अपने मुंह में डाला और खुशी से मुस्कुराई। आप तीनों इतनी खुशी से क्यों खा रहे हैं? लेकिन केवल मेरे विद्वान वुशुआंग नहीं है।
तीनों को खुशी से खाना खाते देख सानिया ने दांत पीस लिए और मयंक भाटिया से पूछा कि किचन में कौन है, किसने आपको इतना अलग खाने के लिए कहा। स्वाभाविक रूप से आपको पहले उन तीनों के लिए खाना बनाना था। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन सानिया को थोड़ा और इंतजार करने के लिए उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, महामहिम सानिया, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता, एक महान दानव के रूप में आपको स्वाभाविक रूप से सबसे अंत में खाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आखिरी खाना सबसे स्वादिष्ट भोजन है और ये एक महान दानव के रूप में आपके व्यवहार को दर्शाता है। क्या ऐसा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे नश्वर को इतना अच्छा स्वाद मिलेगा। सानिया के हाव भाव अचानक बदल गए। वो खड़ी हो गई, उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने प्यारे छोटे कुत्ते के दांत दिखाए। वो गर्व से मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो। ये देखकर कि आप बात करने में इतने अच्छे हैं, मैं आपको नरक में जाने और अपना निजी शेफ बनने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। हर कोई कृपया मुझे मेरे झूठ के लिए क्षमा करें। सानिया को देखकर मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गए। वो वास्तव में सोच रहा था कि क्या उसके परिवार के शेफ का IQ उसके जितना कम होगा। मूल रूप से वो सानिया को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहने जा रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये चुनिबियु लड़की इतनी भोली भाली होगी और इतनी आसानी से उस पर विश्वास कर लेगी। उन्हें लगा कि पिछली बार उन्होंने सानिया के IQ को बढ़ा चढ़ाकर आंका था। उसे एक रात में 10 बार धोखा देने की बात मत करो, यहां तक कि उसे 100 बार धोखा देना भी संभव था। वो वास्तव में समझ नहीं पाया कि वह प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल तक कैसे पहुंची। कितना दयनीय। मयंक भाटिया ने सानिया की तरफ सहानुभूतिपूर्ण निगाहों से देखा। उसने महसूस किया कि इस छोटे से दानव की बुद्धि में सुधार करने के लिए उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने होंगे। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी मनःस्थिति को समायोजित करते हुए मयंक भाटिया ने मुड़कर आज सुबह पेटू विभाग को भेजी गई सामग्री से कुछ ताजा गेहूं निकाला।